पर गृह मंत्री के बहुत बड़े बयान को इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, जिस तरह से सीएए लागू हुआ उसके बाद विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है, इसे नागरिकता छीनने वाला कानून बता रहा है। लेकिन अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष की मंशा पर प्रहार किया और कहा कि किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से समाधान है उन लोगों के दर्द का जिसे ध्यान में रखकर यह पूरा कानून लाया गया है। सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। सीएए का कानून वापस नहीं लिया जाएगा, मोहर लग चुकी है, फुल एंड फाइनल। ना कोई शंका, ना कोई संदेह। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सरकार का स्टैंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ये कानून इंसानियत की खातिर बना है, देश हित में लागू हुआ है, दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाएगी। लेकिन जो सीएए पर राजनीति करेंगे उन्हें इस तरह का जोरदार विरोध भी झेलना होगा। सीएए का विरोध करने वालों का घनघोर विरोध झेलना पड़ रहा है। देश भर में शरणार्थियों ने सीएए विरोधी नेताओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे जोरदार विरोध हो रहा है। सीएए पर अरविंद केजरीवाल का बयान शरणार्थी समुदाय के बर्दाश्त के बाहर है। राजधानी दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। जयपुर में शरणार्थियों ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला। पश्चिम बंगाल में भी सीएए का विरोध करने वालों के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। भोपाल में भी शरणार्थियों ने सीएए विरोधियों पर जमकर हल्ला बोला है। है और उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी पक्ष विपक्ष की तरफ से हो रही है, वो उसी सिलसिले में आज आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान के बाद भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। हम केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि हमारे शहर से चोर क्यों का, हमारी पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, हम भारत का कोई वीजा ऐसे आए हुए। आज तक हमारा कोई दिखा दो, कोई केस दिखा दो कि हमारे पर इतना झूठा इल्जाम हमारे पे लगाया है। राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तो जाहिर तौर पर उनमें गुस्सा है, नाराजगी इस बात को लेकर आप देखिए कि प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। और तो यहाँ प्ले कार्ड पे आप देखिए कि किस तरीके से केजरीवाल शर्म करो के प्ले कार्ड लिए हुए, अब देखिए कि पोस्टर लिए हुए। ये जितने पाक विस्थापित पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी बस रहे हैं, उनके मन में बहुत नाराजगी है। सीएए ने जिन्हें राहत दी है, जिनके जख्मों पर मरहम रखा है, वो मोदी सरकार की रहनुमाई के गदगद हैं। गुजरात के मोरबी में भारत की नागरिकता मिलने पर इन परदेसी परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं। ऐसे न जाने कितने मजलूम हैं, मजबूर हैं, जिन्होंने बरसों से भारत में शरण ले रखी है। उनके लिए सीएए वरदान की तरह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून पर किसी भी तरह की सियासत की गुंजाइश नहीं बची है। शाह ने सीएए पर दो टूक जवाब देते हुए हर तरह के कंफ्यूजन को मिटा दिया है। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, देने का कानून। सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं,
इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। सीएए क्या है, इससे क्या होगा, किसे फायदा होगा, क्या किसी को नुकसान की आशंका से घबराने की जरूरत है? क्या इस कानून से मुस्लिमों को भरमाया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम नेता जो सीएए को एंटी मुस्लिम कहते हैं, उन्हें अमित शाह ने सधा जवाब दिया है। गृह मंत्री ने भारत के कटे हुए हिस्से से जो अल्पसंख्यक शरणार्थी आए हैं, उनकी धार्मिक प्रताड़ना की दर्दनाक हकीकत साझा करते हुए यह भी साफ किया है कि कानून में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया। सीएए के मुस्लिम विरोधी होने का कोई तर्क नहीं। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है। इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। सीएए को लेकर एक शिगुफा ये भी है कि ये एनआरसी से जुड़ा है। आदिवासी समुदाय को भी इस कानून से डराने जैसे हथकंडे आजमाए गए हैं। सीएए के नाम पर डिटेंशन कैंप का हवा जैसी तमाम फिजूल चर्चाओं पर शाह ने ब्रेक लगाने के लिए जो कहा वो भी सुनिए। एनआरसी और सीएए का आपस में कोई संबंध नहीं। सीएए में डिटेंशन कैंप का प्रावधान नहीं। सीएए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो, तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीएए चर्चा में है। डिटेंशन कैंप के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलतफहमी आ रही है। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरूक पत्रकार है, देश की जानी मानी पत्रकार है, आप भी स्वयं एक बार सीएए को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती, तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएए पर विस्तार से चर्चा करते हुए विरोध करने वाले नेताओं पर करारा प्रहार भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि क्या वो ये कह सकते हैं कि सीएए लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीएए का विरोध कर रहे राज्यों पर कहा कि उन्हें हर हाल में सीएए लागू करना होगा। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की, इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई। सीएए पर राहुल गांधी के विरोध की वजह भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछ डाली है। सीएए के लागू होने की टाइमिंग पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, उसका जवाब शाह ने कुछ यूं दिया है। राहुल समझाएं, सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीएए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीएए लागू कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा कर डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीएए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है।
अमित शाह ने सीए पर सारे भ्रम मिटाने वाला साक्षात्कार दिया है। कानून को लेकर क्या भ्रम है, क्या सच, इसे शाह के जवाब से जानिए। विपक्ष आरोप लगाता है कि सीए मुसलमानों के खिलाफ है। अमित शाह का जवाब मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आरोप है कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। अमित शाह ने साफ कर दिया कि यह नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। विपक्ष केरल, तमिलनाडु और बंगाल में सीए लागू नहीं होने का दम भरता है, लेकिन अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यों का नहीं, ये केंद्र का अधिकार है। सीए को विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है, साथ ही दावा कर रहा है कि सत्ता में आते ही इसे वापस लेंगे। लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया कि यह संवैधानिक भी है और इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता। विपक्ष की उस मांग को भी अमित शाह ने सिरे से नकार दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि सीए को वापस लेना होगा। अमित शाह ने इस पर जवाब दिया कि हम किसी भी हाल में सीए वापस नहीं लेंगे। विपक्ष का आरोप है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना गलत है। अमित शाह ने साफ कर दिया कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा भी सही नहीं था। शरणार्थियों का इंटरव्यू भारत सरकार लेगी। वेरिफिकेशन वगैरह है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। क्या वेरीफाई करना है? सिर्फ पोर्टल के थ्रू। वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू? इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी। जाहिर है सरकार ने सारी बातें साफ कर दी है, फिर भी ये जानना जरूरी है कि सीए की सख्त दरकार क्यों है, तो इसे कुछ आंकड़ों से समझना होगा। पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक आबादी पर हुए अत्याचार की कहानी जाननी होगी। पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में हिंदुओं का हाल देखिए। आजादी से पहले पाकिस्तान वाले हिस्से में साल 1931 तक 15% हिंदू आबादी रहती थी। इसके 10 साल बाद यानी 1941 में हिंदुओं की जनसंख्या 14% पहुंच गई। बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में महज 10 साल बाद 1951 में हिंदू आबादी 1.3% बची। पाकिस्तान में साल 1998 में जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में 1.6% हिंदू ही बचे। पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार हुए ऐसा भी नहीं, सिख, ईसाई भी पड़ोसी देश में कट्टर जमात के टारगेट पर रहते हैं। पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बने बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों का यही हाल है। 1947 में देश के बंटवारे के वक्त तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में 30% हिंदू आबादी रहती थी। साल 2001 की जनगणना में बांग्लादेश में 89.6% मुस्लिम और 9.3% हिंदू आबादी का आंकड़ा आया। यही हाल अफगानिस्तान का है, जहां 70 के दशक में 70,000 अल्पसंख्यक रहते थे। वहीं आज की तारीख में महज 50 हिंदू ही बचे हैं। अपने अपने वतन में मजहबी उन्मादियों का जुल्म झेलने वाले ये लोग जान बचाकर किसी तरह भारत में शरण लेते रहे। बरसों बरस से यहाँ की नागरिकता की गुहार लगाते रहे। मोदी सरकार ने मजलूमों की पुकार सुनी, इन्हें भी भारत में सर उठाकर जीने का रास्ता दिखाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम शर्तें जिन पर लागू होंगी, उन्हें तिरंगे का साया नसीब होगा, जिससे वसुदैव कुटुंबकम के सूत्र वाक्य पर चलने वाला भारत दुनिया में अद्वितीय स्थान बनाएगा। मेगा ओपिनियन पोल बता रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार आती दिखाई दे रही है। जिन राज्यों में एनडीए के पिछड़ने की आशंका थी, वहां अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अभी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाकी है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन सर्वे के नतीजों के मुताबिक पीएम मोदी के 10 साल के नेतृत्व पर लोगों ने भरोसा जताया है। इंडिया गठबंधन के एकजुटता के दावे खंड खंड होते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया का ओपिनियन पोल तीसरी बार मोदी सरकार के आंकड़े बता रहा है। ये ओपिनियन पोल 1 लाख लोगों को लेकर किया गया है।
यहाँ आपको बीजेपी की बड़ी जीत या एनडीए का टारगेट 400 नहीं दिखाएंगे। यहाँ आपको दिखाएंगे मोदी जैसे सियासी योद्धा के सामने अब भी चुनौतियां क्या हैं। कौन से वो राज्य हैं जो मोदी के सामने चैलेंज बनकर खड़े हैं। इन राज्यों में कमल खिलाने की कौन सी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि जीत बड़ी चाहिए तो संघर्ष भी बहुत करना होगा। हमने ओपिनियन पोल को आधार बनाकर मोदी की चुनौती वाले 8 राज्यों मतलब लोकसभा की 205 सीटों का गणित लगाया है। बीजेपी के पास इन राज्यों में अभी 57 सीटें हैं, यानी अभी बीजेपी के पास 148 सीटों पर बढ़ने की गुंजाइश है। पंजाब में कुल 13 सीटों में से कांग्रेस को सर्वाधिक 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। पोल के मुताबिक यहां एनडीए और आम आदमी पार्टी को 3-3 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटों में से बीजेपी के पास अभी 2 हैं। इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 13% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य को पंजाब में 49% वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी के पास यहां बढ़ने का चांस बहुत है, लेकिन समीकरण अब तक सटीक नहीं बैठ पा रहा, लिहाजा सही समय का इंतजार है। अब आते हैं ओडिशा में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। ओडिशा मेगा ओपिनियन पोल में लोकसभा की कुल 21 सीटों में से 13 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत सकते हैं, जबकि कांग्रेस के पास यहां नील बट्टा सन्नाटा ही होगा। वहीं 8 अन्य उम्मीदवारों की जीत की संभावना है। तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल की बात करें तो 39 में से एनडीए को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जो वाकई बीजेपी और एनडीए के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। वहीं इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 39 में से 4 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो तमिलनाडु में एनडीए को 13% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 51% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य को 36% वोट मिल सकता है। कर्नाटक मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक 2019 की ही तरह कर्नाटक में बीजेपी बम्पर प्रदर्शन करने जा रही है। राज्य में सरकार नहीं होने के बावजूद पोल में सामने आया है कि कुल 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एक बार फिर 25 सीटों पर कब्जा हो सकता है। 3 सीटें इंडी गठबंधन को यहां मिल सकती हैं। तेलंगाना 2024 के आम चुनाव में एनडीए का कारवां बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इंडी गठबंधन बीजेपी के पीछे दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में एनडीए को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 6 सीटें 3 अन्य के खाते में होंगी। आंध्र प्रदेश 2019 में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन अब की बार गणित बदलता दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना के एनडीए में आने से समीकरण बदल गए हैं। एनडीए को आंध्र प्रदेश में 25 में से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन यहां 0 पर है और 7 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। अब की बार दक्षिण भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाप दिया है। सिर्फ 3 महीने में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की 3 बार यात्रा की। फोकस वाले 2 राज्य रहे केरल और तमिलनाडु, जिसका नतीजा भी दिख रहा है। पार्टी इन दोनों राज्यों में जिस तरीके से मेहनत कर रही है वो जरूर रंग लाएगा। ये समझते हुए कि अब कर्नाटक में बीजेपी का राज नहीं है, सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति बदली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% वोट के आधार पर 303 सीटों पर अपनी जीत का झंडा गाड़ा था। बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और काम के कारण 2014 के लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की थी। इस बार का लक्ष्य बढ़ गया है, जिस कारण चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, पर देश का माहौल देख के 370 सीटों का पहाड़ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और देश के सबसे बड़े मेगा ओपिनियन पोल ने एनडीए गठबंधन की बम्पर जीत का अनुमान लगाया। अनुमानों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि ओपिनियन पोल में इंडिया का सफाया साफ नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं। क्या वाकई में पीएम मोदी एनडीए को 400 प्लस सीटें जिताकर आसानी से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इस वक्त देश भर में हुए मेगा ओपिनियन पोल के अनुमानों से साबित होने लगा है कि देश में जबरदस्त मोदी लहर चल रही है। मेगा ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है, ऐसा अनुमान है। हम आपको देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के नतीजों के आधार पर दिखाने जा रहे हैं कि क्यों तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी बेल्ट के राज्यों से, जहां सबसे ज्यादा एनडीए के पक्ष में जनता ने वोट देने का मन बनाया। 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का ही अनुमान, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन का सफाया होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। हिंदी भाषा राज्यों में एनडीए को बम्पर सीटें मिलने जा रही हैं, ऐसा ओपिनियन पोल के अनुमान से साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का मेगा ओपिनियन पोल देखिए, जहां जनता ने खुलकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को जिताने का मन बना लिया है। ओपिनियन पोल के अनुमानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान। साथ ही अन्य के खाते में महज 1 सीट आ सकती है। यूपी में एनडीए को 57% वोट मिलने का अनुमान, तो वहीं इंडी गठबंधन को 26% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 17% वोट मिलने का ही अनुमान। अब बात करते हैं बिहार की, जहां एनडीए में शामिल नीतीश की जेडीयू समेत कई पार्टियां शानदार जीत दर्ज करने जा रही हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 में से 38 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 40 में से केवल 2 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में एनडीए को 58% वोट मिलेंगे, जबकि इंडी गठबंधन को सिर्फ 28% वोट मिल सकता है। अब आप 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश का मेगा ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ एनडीए को 29 में से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 में से सिर्फ 1 सीट मिलने का ही अनुमान। साथ ही अन्य के पास 1 भी सीट न आने का अनुमान। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को एमपी में 58% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है।